हेलो। वॉइस आ रही है? हेलो। वॉइस आ रही है? रुक्मणी क्लियर करो। रिमी। आप लोगों के पास वॉइस पहुंच रही है मेरी? हेलो। मुकेश, मेरी वॉइस आ रही है तुम्हारे पास? हेलो। आ रही है सर। ओके। और लोग जल्दी से आ जाए यार, क्लास शुरू करते हैं। आप लोगों को बोर्ड बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, काफी लोग आ गए हैं। एक बार सभी लोग वॉइस के लिए सब लोग अपना माइक ऑन कीजिए और बताइए कि वॉइस सही आ रही है नहीं। रवि, शिवम, अपना माइक ऑन करके बताओ वॉइस सही आ रही है या नहीं। शिवम, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? ओके, तो अपन स्टार्ट करें फिर। ठीक।
तो आप सभी का स्वागत है सीयूटी यूजी 2000। आप लोग 2024 में एडमिशन लेंगे, ठीक है। इसमें आपने एक फॉर्म भरा होगा, इसमें एक फॉर्म के माध्यम से आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का एक कॉमन एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म आपने सुना ही होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों का जब फॉर्म भरा होगा तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपने चूज किए होंगे, ठीक है ना। तो क्या रहेगा कि जो अलग अलग फील्ड के व्यक्ति हैं, जैसे कोई साइंस से होगा, कोई मैथ्स से होगा, कोई कॉमर्स से होगा, कोई एग्रीकल्चर से होगा, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट भरेगा। लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे बात करते हैं एक जनरल टेस्ट की, और एक आप लोगों ने भरा होगा क्या, लैंग्वेज, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपने कॉमन भरे होंगे। वॉइस आ रही मेरी प्रॉपर, बोर्ड क्लियर, जो लिख रहा हूं वो क्लियर दिख रहा है या नहीं? ओके, आप लोग माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं तो सही रहेगा, क्योंकि बार बार मुझे मैसेज देखने के लिए इधर आना पड़ता है ना, इसलिए। तो आप लोग वॉइस से कर सकते हैं, ठीक है। रवि, शिवम, ओके। तो ये रफ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा अपन आज बात करते हैं क्या कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो सीयूटी में मेनली क्या है, आपके तीन सेक्शन बटे हुए। सीयूटी एग्जाम पैटर्न 2023, ठीक है। तो इस 24 ले सकते हैं सेशन, ठीक है। इसमें आपके क्या है, तीन सेक्शन बटे हुए हैं। तो पहला सेक्शन मैं बनाता हूं क्या, आपका सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। आप लिख सकते हैं क्या, सेक्शन क्वेश्चन टाइम मार्किंग। तो ये कुछ आपके बॉक्स बना दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्या है कि अपन को तैयारी करने से पहले अपन को एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है या नहीं, बताओ। हेलो, यार आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, देखो, एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो,
इसमें आपके कुल 3 सेक्शन होंगे। सीयूटी एग्जाम में आपके 3 सेक्शन होंगे, ठीक है ना। तो 3 सेक्शन में आपका देखना है, सबसे पहले आपका जो रहेगा सेक्शन 1। इस सेक्शन 1 में आपको दो प्रकार की लैंग्वेज रहेंगी, ठीक है ना। एक लैंग्वेज आपकी रहेगी क्या, फर्स्ट ए, और एक रहेगी फर्स्ट बी, ठीक है। तो इस ए नंबर के कॉलम में आपकी 13 लैंग्वेज के एग्जाम होंगे, जिसमें आपका एक रहेगा क्या, जिसमें सभी लोगों ने हिंदी भरा होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो कह रही है कि आपको हिंदी लैंग्वेज या आपकी 13 लैंग्वेज है, जैसे आप एमपी के हैं तो आपने एमपी के लिए हिंदी भरा होगा, और कोई महाराष्ट्र का होगा तो उसने मराठी भरा होगा, कोई गुजरात का होगा तो गुजराती भरा होगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट है अपने इंडिया में, तो क्या है सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो जो भी जिसमें कंफर्टेबल होता है उसने वो लैंग्वेज को चूज किया होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड आता है, तो इसमें आपकी टोटल 20 लैंग्वेज है, ओके। तो इस 20 लैंग्वेज में इस 20 लैंग्वेज में क्या है आपकी, एक इंग्लिश। तो जिसने इंग्लिश भरा है उसके लिए भी सेकंड आपकी 20 में से उसने एक इंग्लिश को चूज किया होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन सेकंड, ओके। ये जो सेक्शन सेकंड होता है, ये सेक्शन सेकंड होता है डोमेन सब्जेक्ट का। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको एक अपन नाम दे सकते हैं मेन विषय। अब मेन विषय का मतलब क्या है कि जो साइंस से होगा तो उसमें साइंस के सब्जेक्ट भरे होंगे, जो कॉमर्स का होगा तो उसमें कॉमर्स के सब्जेक्ट भरे होंगे, है। तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग प्रकार के डोमेन सब्जेक्ट भरे होंगे, ठीक है। अब इसमें आपके डोमेन सब्जेक्टों में क्या है कि आपके टोटल कितने डोमेन सब्जेक्ट हैं, आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी में आपका अकाउंटेंसी आ जाएगा जो कॉमर्स वालों के लिए रहेगा, और आपका इकोनॉमिक्स आ जाएगा, और जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या आ जाएगा, बायोलॉजी, हिस्ट्री, और जो आर्ट के रहे होंगे उनके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है। तो ये डोमेन सब्जेक्ट हो गए। अब इसके बाद आता है आपके सेक्शन थर्ड। ये मुझे लगता है कि ये सेक्शन थर्ड है, ये सभी बच्चों के लिए नया होगा, लेकिन जो आर्ट वाले हैं और जो मैथ वाले हैं उनको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि जो जनरल टेस्ट देखते हैं ना, जनरल टेस्ट, इसका सिलेबस कहना चाहिए थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि देखो इस जनरल टेस्ट नाम ही उसका क्या है, सामान्य परीक्षा। तो इसमें कुछ आपकी थोड़ी थोड़ी गणित आएगी, कुछ रीजनिंग आएगी, ठीक है ना, कुछ जनरल नॉलेज का पार्ट आएगा। तो आर्ट और मैथ वालों के लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों को हेल्प नहीं मिली, कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इसमें इकोनॉमिक्स आ गया, ठीक है ना। तो सब व्यक्तियों के लिए या सभी कोर्स वालों के लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन जनरल टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बात खत्म। अब बताओ इतनी बात में आपको क्लियर हुआ कि आपके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड, ओके। अब सेक्शन 1 में आपकी दो प्रकार की लैंग्वेज है। एक आपकी लैंग्वेज रहेंगी 13, उसमें से आपने एक को चूज किया होगा, जिसमें आपको संभवतः सभी ने हिंदी को चूज किया होगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हिंदी के लिए कह रही है कि आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। अब कुछ यूनिवर्सिटी क्या है आपकी कि कुछ कह रही है कि नहीं हम इंग्लिश मानेंगे, तो कुछ व्यक्तियों ने क्या हुआ, इस 20 लैंग्वेज में इंग्लिश चूज किया होगा, ठीक है। अब कोई एमपी का व्यक्ति है तो वो कन्नड़ तो चूज करेगा नहीं, या गुजराती तो चूज करेगा नहीं, तो उसने इंग्लिश चूज किया होगा, ठीक है। अब आता है सेकंड सेक्शन, ये डोमेन सब्जेक्ट का होता है।
इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे 27 जो आपने सेलेक्ट किए होंगे। बायोलॉजी वालों ने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये बहुत सारे तमाम सब्जेक्ट जो आपके मेन विषय होते हैं जो आपने 12th में पढ़े होंगे। इसके बाद आता है सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट का होगा। ठीक है, तो अभी अपन बकायदा सिलेबस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो इतनी बातों में कोई समस्या तो नहीं बताओ? कोई समस्या नहीं है भैया। ओके, हाँ। अब इसके बाद आपका ऑप्शन क्या आता है जिम। इसके बाद आप अब बात आती है क्वेश्चन की कि इसके क्वेश्चन कितने आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी होता है। तो देखो जो आपकी सेक्शन फर्स्ट रहेगा उसमें दो प्रकार की लैंग्वेज है। तो आपको कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चे? 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से ये आप लिखते जाओ। ठीक है ना, जिसमें से आपको कोई 40 प्रश्न करने होंगे। ओके, ये बात ये आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख लोगे तो आप सही रहेगा। ओके, इस चाहे आपने हिंदी चूज किया हो, चाहे 13 में से कोई भी लैंग्वेज चूज किया हो, और इंग्लिश आपने चूज की है सेकंड पार्ट में, तो उसके भी आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, आपको 40 आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड सेक्शन की बात आ गई। लेकिन इससे पहले पैटर्न कुछ और था, लेकिन ये 2023 और 24 का पैटर्न है जो थोड़ा सा अपडेट हुआ है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है ना, अब सेकंड सेक्शन की बात करते हैं। अब इसमें आपका क्या है, इसमें इसके जैसे सेम पैटर्न रहेगा कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे उसमें आपको 50 प्रश्न आएंगे, कोई 40 करने होंगे। ओके, ये आपके फर्स्ट सेक्शन और आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन आपको कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अब इसके बाद जनरल टेस्ट की बात आती है। तो जनरल टेस्ट में भी बच्चे आपके 60 प्रश्न रहेंगे आपके, और आपको कोई 50 करने होंगे। ठीक है, ये आपके क्या है क्वेश्चन की बात आती है। ठीक है, अब इनके टाइम की बात करते हैं क्योंकि टाइम भी अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इनके टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको 50 में से 40 प्रश्न आपको करने होंगे। तो इसमें आपके लिए टाइम रहेगा बच्चे 50 मिनट। ओके, ये आपके लिए रहेगा लैंग्वेज के लिए। ठीक है ना, अब इसके बाद आपको अब ये डोमेन सब्जेक्ट, थोड़ा सा डोमेन सब्जेक्ट को भी छोड़ते हैं अपन। ठीक है ना, इसके बाद जनरल टेस्ट की बात करते हैं। तो जनरल टेस्ट में आपके लिए जो टाइम रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा 60 मिनट। ये मैक्सिमम 60 मिनट है, इससे ज्यादा आपको समय नहीं मिलेगा क्योंकि आपका जो सिस्टम होता है वो एक कंप्यूटर से पेपर होगा आपका। पहली बार तो ऑनलाइन पेपर है, एक आप ये सोच लो कि हमें ऑनलाइन पेपर देना है कंप्यूटर पर। ठीक है ना, तो कभी अगर ऐसा होगा तो मैं एक आपको टेस्ट सीरीज बना के दे दूंगा ऑनलाइन, तो आपको फीलिंग आएगी बिल्कुल कि हम ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं। और बाकायदा आपके थोड़ा सा बात करूंगा मैं बैच के बारे में आपसे। तो पहले एग्जाम पैटर्न समझ लो, सिलेबस पढ़ा, सिलेबस समझ लो, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इस बैच में आपको क्या सुविधाएं रहेंगी। ठीक है, तो ये 60 मिनट रहेंगे। ठीक है, अब आपको 50 प्रश्न, ये तो हो गया आपकी सेक्शन 1 और सेक्शन 3।
अब बात आती है बच्चे सेक्शन 2 की। अब सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट है। तो डोमेन सब्जेक्ट है, तो डोमेन सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि भाई टाइम सबके लिए एक सा रहेगा या अलग अलग रहेगा। आप भी बताओ कुछ सोचकर बताओ। देखो आप लोग बोलो जितना बोलोगे उतना चीजें समझ में आएंगी। देखो डोमेन सब्जेक्ट 27 देखे अपन ने, तो क्या टाइम सबके लिए एक सा रहेगा या अलग अलग रहेगा बताओ। अलग अलग। हाँ अलग अलग रहेगा। तो वो अलग अलग हम देखते हैं कि किन किन सब्जेक्टों में है। देखो जो डोमेन सब्जेक्ट है उनमें 27 सब्जेक्ट है। तो अब भाई पता चले जो कॉमर्स वाले हों या गणित वाले हों तो उनके लिए अलग अलग समय रहेगा। क्योंकि देखो क्या रहेगा कि जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट होता है और मैथमेटिक्स होता है और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, उसकी एक लिस्ट है मेरे पास, वो मैं भी बता दूंगा आपको कि किन किन सब्जेक्टों में समय आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब जैसे कोई आर्ट का स्टूडेंट होगा तो वो इतिहास है जैसे, तो इतिहास में क्या आपको याद है तो आप उत्तर लगा दो, लेकिन गणित में आपको सॉल्व करने पड़ते हैं क्वेश्चन, तो इस वजह से उसके लिए टाइम जाता है। तो देखो मुख्यतः अपन ले सकते हैं मुख्यतः 45 मिनट। ठीक है। लेकिन कुछ विषय के लिए 60 मिनट। ठीक है। ये आप लोग लिख रहे हो साथ साथ या नहीं पहले तो ये बताओ। देखो क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए एक ही उपाय होता है बच्चे कि आपको सिलेबस पूरा बिल्कुल बाकायदा आपको पता होना चाहिए। बिना सिलेबस के एग्जाम नहीं निकलता, आप ये गांठ बांध लें। ठीक है ना। अब देखो अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको लिखकर। ठीक है। कुछ विषय है तो यहाँ मैं वो विषय लिख दे रहा हूँ, तो आप जल्दी से लिख देना वो सब्जेक्ट। देखो एक तो होगा आपका अकाउंट जो कॉमर्स वालों के लिए है, और दूसरा आपको फिजिक्स, आपकी मैथ्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है। और आपका कुछ कंप्यूटर साइंस। ठीक है। तो ये आपके कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, और भी सब्जेक्ट हैं लेकिन मुझे काम है आपको बताने के लिए ये लगे तो मैंने आपको ये बता दिए। ठीक है। तो इन सब्जेक्टों के लिए आपके पास जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो 60 मिनट मतलब 1 घंटे। ठीक है। बाकी आपका सबका सब और अदर सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए 45 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। ओके इतनी बात समझ में आई है ना। बताओ अब मैं इसको रफ कर दूं। इसको लिखा है अकाउंट, इकोनॉमिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट रहेंगे कुछ। देखो अब क्या है कि ये आपका देखो सब्जेक्ट हो गए, क्वेश्चन हो गए, टाइम हो गया होगा। ठीक है ना। अब मार्किंग की बात आती है। सबसे पहला सवाल ये है आपको मार्किंग कि आपके नंबर कितने होंगे, कितने एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो पीएम ऑप्शन की बात करेंगे। ठीक है। ओके अब मैं इसको रफ कर दूं क्योंकि मार्किंग को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे। बताओ रफ कर दें इसको।
नेगेटिव मार्किंग को समझाना पड़ेगा मुझे। आप लोग क्लास रिकॉर्ड रहेगी तो आप उससे देख लेना, ठीक है। देखो अब बात आती है सीयूटी एग्जाम मार्किंग। ओके, अब मार्किंग की बात आती है। देखो मार्किंग में क्या है बच्चे आपका, इसमें इसमें दो सेक्शन आपके रहेंगे, एक सही उत्तर, थोड़ा सा इसको अपन दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो इसमें आपका क्या रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा। ओके, आपका जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें जो क्वेश्चन की मार्किंग रहेगी वो आपकी वो क्या रहेगी, एक क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब आप और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का रहेगा, ठीक है। अब आपका आएगा कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलेंगे। मतलब कि आपका बच्चे अगर एग्जाम में आपका एक उत्तर सही होता है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं, बताओ। अब इसके बाद आपका अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना, तो आप लिख दोगे क्या, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका एक अंक कट जाएगा। सही में इसका मतलब ये है बच्चे आपका कि आपने अगर कोई उत्तर गलत किया सीयूटी एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका लैंग्वेज का पेपर हो या आपके डोमेन सब्जेक्ट का हो या जनरल टेस्ट का, अगर आपका एक उत्तर गलत होता है तो आपका एक नंबर कट जाएगा। और वही आपका अगर एक क्वेश्चन सही होता है तो उसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब क्या होता है एग्जाम में कि कभी कभी एक प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल रहा हूं आपसे क्या कि एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत को आजादी कब मिली, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके कुछ मैंने ऑप्शन बनाए, 15 अगस्त, सेकंड आपका रहेगा क्या, 15 अगस्त लिख दिया मैंने, सी 14 अगस्त, डी आपका रहेगा 16 अगस्त, ठीक है। अब क्या हो गया एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ये तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको कि अगर एक प्रश्न के 2 उत्तर होते हैं तो क्या होगा। तो क्या होता है बच्चे कि अभी देखो टाइटल की वजह से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। आपको बोर्ड तो नहीं चमक रहा, बताओ। ना ना ना। ओके, देखो अब देखो आपको इधर एक समस्या लग रही होगी कि अब ये तो सबको पता है कि अपना देश कब आजाद हुआ, तो बताओ। 15 अगस्त।
15 अगस्त, ओके। देखो अब क्या है इधर आपको कि ये भी उत्तर सही है और ये भी उत्तर सही है, तो स्टूडेंट के पास ये समस्या आ गई कि हम इसको उत्तर लगाएं या इसको उत्तर लगाएं, ये दो तो हो नहीं सकते। तो इस ऑप्शन, इस प्रश्न में आपके दो उत्तर सही हैं, ठीक है। तो दो उत्तर सही हैं, तो अब ये स्टूडेंट लगा सकता है, ये भी लगा सकता है, तो अब अपन सही किसको माने, दोनों सही हैं। तो इसके लिए क्या होगा आपको कि आपको 5 नंबर बोनस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेक है। लेकिन आपको कब 5 अंक मिलेंगे पता है? ये आपको 5 नंबर बोनस तब मिलेंगे जब आपने क्वेश्चन को अटेंड किया हो। क्या किया हो? अटेंड किया हो। अगर आपने अटेंड नहीं किया क्वेश्चन, ये छोड़ दिया है आप क्वेश्चन, तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, और इन दो में से ही आपको अटेंड करना पड़ेगा, या आप ये करो या आप ये करो। जिसने ये किया उसको तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आप एक बात याद रखना कि जब भी ऐसे आपको दो उत्तर सही लगे, तो आप कोई एक सही, उन दोनों में से एक आप सिलेक्ट करना। अगर बाद में फिर आपको आपको पेपर आपका मिलेगा, जो आपने पेपर दिया उसकी एक आंसर शीट आती है, उसमें आप आपत्ति लगा सकते हैं इस प्रश्न में, ठीक है ना। तो आपको 5 नंबर बोनस मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताती है कि कभी कभी एग्जाम में 2 से ज्यादा उत्तर सही होते, ठीक है ना। तो 2 से ज्यादा उत्तर सही होंगे तो भी आपको 5 नंबर बोनस मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप वो प्रश्न को उधर अटेंड करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई है नहीं पहले? संजू, जी सर। ओके, तो आपको अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके। या, यार आप लोग मैसेज पर बात मत किया करो, क्योंकि क्या है मुझे वापस इधर आना पड़ता है। आप अपना माइक ऑन करके, आप कुछ भी डाउट होता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, क्योंकि मैसेज मुझे उधर जाना पड़ता है मोबाइल के पास, तो आपको देखकर मैसेज देखना पड़ता है। तो आप बाकायदा माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोनस तभी मिलेंगे जब आपने वो प्रश्न को क्या किया होगा, अटेंड किया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं सबको? बताओ आगे। हाँ। ओके, इसके बाद अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। ये बस देखो, जानने वाली चीजें कुछ इतनी थी बस, कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको जरूरी थी। एक पीडीएफ है मेरे पास, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपके इसी स्टडी मटेरियल पे चले जाओगे आप, तो उधर मिल जाएगा। मैं क्लास के बाद जस्ट अपलोड कर दूंगा उसको, ठीक है। तो वो आप वहां से देख सकते हैं। इधर आपके कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, लेकिन आपको पीडीएफ में सारे क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। बाकायदा आप उसको पढ़ लेना एक बार, क्योंकि क्या रहता है, एग्जाम निकालने के लिए आपको एग्जाम के बारे में समझना पड़ता है, ठीक है ना। तो एग्जाम के बारे में आप सारी चीजें उस पीडीएफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्किंग की बात हमने करी। अब देखो, जो आपका, मुझे आपको जो विषय पढ़ाने हैं, मुझे आपको 2 विषय पढ़ाने हैं, ठीक है ना। एक आपका पहला विषय क्या है बच्चे? लैंग्वेज पढ़ाऊंगा आपको मैं, क्या? हिंदी। और दूसरा आपको पढ़ाऊंगा मैं क्या? जनरल टेक्स्ट। देखो, क्योंकि इतना समय आपके पास है नहीं कि मैं, क्योंकि क्या है, डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चे आपके, कि वो आपके अलग अलग होते हैं। क्योंकि कुछ साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसमें साइंस के डोमेन सब्जेक्ट भरे होंगे, कोई आर्ट का होगा तो उसमें आर्ट के, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ कॉमन सब्जेक्ट आपको पढ़ा दूं। और पहली बात आपके लिए, हिंदी आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, बट क्या है कि जो आपने हिंदी पढ़ा है वो दरअसल एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि आपसे
हिंदी की ग्रामर पूछी जाएगी, ना कि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपके कि कोई भी आपसे कविता पूछ ली। हाँ, एक आध क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको इसमें भी आपको क्या हिंदी की आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, तो वो एग्जाम में आपके आएगा। मैं अभी हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूंगा और जनरल टेस्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो ये दो सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा। देखो आपके एग्जाम शुरू कब से है? 21 मई से। ये आप मान के चलो कि आपके 21 मई से पेपर शुरू है, तो आपको क्या है, कितना दिन बचा है? आज 1 अप्रैल स्टार्ट हो गया है, तो आप ये मान के चलो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपके 30 दिन, ठीक है, और आपको ये 21 दिन और मिल जाएंगे, तो आपके कितने 51 डेज ये आपके पास इतने दिन का आपके पास समय बचा है। अब आपको क्या है कि हिंदी लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और आपके डोमेन सब्जेक्ट ये आपको पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एग्जाम के पैटर्न को समझ नहीं पाते, क्योंकि जब पहली बार अपन जाते हैं एग्जाम देना तो थोड़ा सा चीजें अपन उतनी ज्यादा नहीं समझ पाते, है कि नहीं? तो इसीलिए आप जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, आपके डोमेन सब्जेक्ट, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने डोमेन सब्जेक्ट पढ़ लिया तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने का एक ही रास्ता है कि आपने जितने सब्जेक्ट भरे हैं जिस जिस प्रोग्राम में, तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना? तो आप, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके कि हिंदी में आपके पता चले आपके 200 में से आपके 180 नंबर आ गए, और जनरल टेस्ट में आपके पता चले 250 में से आपके 50 नंबर लिया है, तो स्कोर कहां पहुंचा आपका? 230 आउट ऑफ 4500। ये 450 समझ में आया आपको या नहीं? 200 आपकी हिंदी के और 250 आपके जनरल टेस्ट के, क्योंकि जनरल टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन रहेंगे? 60 रहेंगे आपके, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्या? 50, तो आपका 250 का पूरा हुआ, ठीक है? तो 250 में से आपको पता चले 50 नंबर मिले, और इन हिंदी लैंग्वेज में आपने 200 में से 180 नंबर पाए, तो आपका 230, और 450 में से 230 तो बहुत कम है। और अगर ये मान के चलो आप जनरल टेस्ट में आपके 250 में से आपके अगर पता चले 150 आ जाती है, तो आपका स्कोर कहां पहुंचा? 330। तो ये एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। तो आपका देखो, क्योंकि नंबर तो आपको दोनों सब्जेक्ट के जोड़ने होते हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट से आपको यूनिवर्सिटी मिली। हाँ, ये बात अलग है कि कोई कोई यूनिवर्सिटी क्या करेगी, जनरल टेस्ट से आपको सीधे एडमिशन देगी, तो उधर आपको जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये बात समझ में आप गांठ बांध लो कि हमें जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, उधर अगर कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि आपकी सब सब्जेक्ट के नंबर मिलाकर आपको एडमिशन दिया जाएगा, तो आपको सब सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे। और अगर यूनिवर्सिटी केवल जनरल टेस्ट ही ले रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात समझ में आएगी। तो ये मान के चलो आपके पास लगभग 50 दिन है। अब आपका एग्जाम 21 तारीख को भी हो सकता है, और आपके जब एग्जाम शुरू होंगे 10-12 दिन आपके एग्जाम चलेंगे, तो जब भी आपको वो स्लॉट मिल जाएगा तो उस टाइम पर आपका एग्जाम होगा, वो ऑनलाइन आपको पता चलेगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या आता है, मैं आपको ये दो सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इसके बाद बच्चे आपका क्या है, थोड़ा सा जनरल टेस्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। हिंदी का मैं बता दूंगा आपको जनरल टेस्ट सिलेबस, ठीक है? इसका कुछ आपका सिलेबस है, देखो इसकी सिलेबस की पीडीएफ में आपके इस ग्रुप पर मैं डाल दूंगा, ठीक है? तो आप लोग देख लें। देखो जो सीयूटी है
उसमें अपनी वेबसाइट पर ज्यादा विस्तार से अपना सिलेबस नहीं बताया उसमें, ठीक है ना। उसमें कह दिया कि जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, तो ये हम पूछेंगे और भी कोई सारे विषय हैं तो मैं बताता हूँ भाई। अब देखो जैसे कि साथ अपन 4 ऑप्शन आते हैं, मैं थोड़ा सा तेज की हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि मैंने सिलेबस देखा है। जनरल टेस्ट 1 2 3 4, ओके। उसमें ज्यादा अपना सिलेबस विस्तार से नहीं बताया उसने सीयूटी में, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल नॉलेज, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। जनरल नॉलेज, इसके बाद आपका आता है क्या, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके बाद आपका आता है न्यूमेरिक एबिलिटी। इसके बाद आता है रीजनिंग। ये मैंने इस सिलेबस को 4 भागों में बांटा है जनरल टेस्ट का, ठीक है ना। तो अब ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज में केवल जनरल नॉलेज, अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि अपन को जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ना है, न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज में आपके बहुत सारे विषय आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जनरल नॉलेज पढ़िए, जनरल नॉलेज क्या, अब इसके अंदर कुछ विषय आते हैं तो वो विषय हम लिख सकते हैं, जैसे इतिहास, राजनीति विज्ञान, ठीक है। इसमें आपका आता है भूगोल, इसमें आपका आता है क्या, भूगोल हो गया। इसमें विज्ञान के भी 2 4 क्वेश्चन आ रहे, आता है अर्थशास्त्र, ये आप लिख सकते हैं साथ में मेरे। इसके साथ आपका आता है क्या, स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी की। इसके साथ आप लिख सकते हैं करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। और इसके साथ आपका क्या रहेगा, एक, हाँ लगभग हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें आप ये सब्जेक्ट देख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ देखो, अब ये 4 सेक्शन हैं और आपको कितने क्वेश्चन आने हैं बच्चे, 60, ठीक है, 60 50 करने होंगे। तो ऐसा नहीं अपन बोल सकते कि जनरल नॉलेज के से केवल 50 क्वेश्चन है, आपको जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये एक अपन ने एक सेक्शन देखा कि जनरल नॉलेज में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक आपको ये कुछ पढ़ने पड़ेंगे।
इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब आता है जनरल मेंटल एबिलिटी। शायद आपने इससे पहले कभी नाम सुना होगा। देखो, जनरल का मतलब होता है सामान्य, मेंटल का मतलब होता है मानसिक, और एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब होता है जो आपकी संख्या संख्या वगैरह होती है एबिलिटी। क्वांटिटेटिव गुणात्मक रीजनिंग। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखेंगे कि इनके अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो, जनरल नॉलेज के अंदर हमने देखिए। अब इसके बाद आपका क्या है, न्यूमेरिकल सॉरी जनरल मेंटल एबिलिटी। ये आपने जब नवोदय की तैयारी करी होगी तो उस टाइम पर आपने छोटी छोटी चीजें सीखी होंगी, या आपने क्योंकि 12th के बाद आप लोग पास हो गए तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी होंगी। तो इसका भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस तो लिख लेते हैं। देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बाकायदा, उसमें सिलेबस मैं डिफाइन टाइपिंग करके आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आपको सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगी। अगर आप लोग साथ में साथ लिखना चाहते तो अच्छी बात है, अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। लिख लो साथ में तो सही रहेगा, क्योंकि पीडीएफ से कोई पढ़ता भी नहीं है, याद भी नहीं होती चीजें, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ इसमें कुछ टॉपिक्स आपको दिए हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक मैं लिख देता हूं आपको। क्या, लेटर। ये आपको शब्दों के मतलब समझ में आएंगे जब हम क्लास लेंगे। अभी तो आप सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं कि सिलेबस पेपर को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या नहीं पढ़ना, तो एग्जाम जल्दी निकल जाता है। वरना आप ये सोचोगे अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, तो वो समस्या बन जाती है, फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाते। इसलिए आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए। लेटर एंड सिंबल्स, ये मैं बाकायदा आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल के कुछ क्वेश्चन पेपर निकाल के आपको बताऊंगा विद प्रूफ के साथ कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये हो गया, तो एक आपको हो गया क्या, वर्बल रीजनिंग। ये थोड़ा सा नए आपके लिए रहेंगे, एकदम नए सब्जेक्ट। इसी में एक आपका आता है नॉन वर्बल। इसके बाद आपका आता है सीरीज। इसके बाद एनालॉजी। कुछ मैथ वालों के लिए हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उनमें भी सारी चीजें पड़ी होती हैं। इसके बाद आपका आता है कोडिंग, डिकोडिंग। कोई भी चीज को कोड करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपके आएंगी। इसमें आपके आ जाएंगे जजमेंट। ये सारी चीजें मैं समझाऊंगा, टेंस आप बिल्कुल दिमाग से भ्रम उतार देना कि इतनी सारी चीजें पढ़ाना है, कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से करेंगे हो जाएगा। 6 7 इसमें आपकी डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इसमें आपका आ जाएगा क्या, मिरर, एंड वाटर इमेज। ओके, और बहुत सारे इसमें टॉपिक आपको मिल जाएंगे। एक आपका आ जाएगा क्या, क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा सिलेबस को जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि क्या रहेगा कि ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। पर एक दो टॉपिक और है तो वो मैं आपको उस पर दे दूंगा पीडीएफ में, ठीक है। तो ये आपको जनरल मेंटल एबिलिटी में करना है। अब मैं ये बताऊंगा आपको कि लेटर एंड सिंबल सीरीज होती है जो, वो कैसी होती है, उसको कैसे क्वेश्चन आते हैं। वर्बल रीजनिंग होती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, सीएज होती है, एनालॉजी होती है,
कोडिंग की कोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन में ये होते हैं कि जैसे आपने कभी सुना होगा, कभी क्वेश्चन किए होंगे आपने कि एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं हो जाता है, फिर दाएं हो जाता है। तो अब ये बताओ कि वो अपने जहां से चला था उसके बीच की कितनी दूरी है। ये आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, पढ़े हैं नहीं बल्कि बताओ। देखो अगर नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अपन इस बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एग्जाम आपको निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम नहीं निकालना तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छी कॉलेज चाहिए है, क्योंकि क्या है ना, अच्छा कॉलेज पाना सभी विद्यार्थियों का एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना। तो आप भी पा सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को साथ साथ करेंगे। अब आता है न्यूमेरिकल एबिलिटीज। अब इसका कुछ सिलेबस डिफाइन किया है सीयूटी में। देखो न्यू, इसमें थोड़ा सा मैथ पोर्शन है, जो मैथ मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये पोर्शन थोड़ा सा हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं है कि कॉमर्स वालों के लिए ये नहीं करेगा, ये साइंस में जो बायोलॉजी वाले हैं उनके लिए नहीं करेगा, सबके लिए करेगा। थोड़ा 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 तुम देख रहे हो कि सबके सब्जेक्ट इस जनरल टेस्ट के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। कॉमर्स वालों के लिए अर्थशास्त्र रहेगा, अभी कॉमर्स वालों के लिए इधर आएगा उनका सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैथ वालों के लिए ये आएगा, मैथ वालों के लिए थोड़ा सा ये हेल्प कर देगी क्योंकि ये उन लोगों ने पढ़ी है थी। आर्ट वालों के लिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र भी वो लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स भी, तो करंट में चीजें चल रही होंगी। अब न्यूमेरिकल एबिलिटीज, तो इसका भी कुछ सिलेबस है, थोड़ा सा देख लो। इसमें आपका आएगा समय और कर। आप ये बताओ इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में? क्योंकि देखो आप समय को टाइम बोलते हैं और वो एंड बोलते हैं और कार्य को वर्क बोलते हैं, तो ये नॉर्मली सी इंग्लिश है, ज्यादा टफ नहीं लगेगी आपको। ये थोड़े से रीजनिंग के नए नए शब्द आपको सुने होंगे, तो आप ये इंग्लिश में ही पढ़ा। मेरा तो ये है आपको इंग्लिश में ही पढ़ें सब चीजें। इसमें आपका समय और कार्य आ जाता है, इसमें आपकी साझेदारी आ जाती है। अब जो कॉमर्स वालों ने साझेदारी पढ़ी है वो साझेदारी नहीं आएगी इसमें, ठीक है ना, कि वो त्याग अनुपात, प्राप्ति अनुपात, वो नहीं आएगा इसमें। अब इसमें साझेदारी कुछ दूसरे प्रकार की रहेगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब इसमें आपका एक आएगा क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये तो सभी ने सुना है या नहीं सुना? लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इनका फुल फॉर्म क्या होगा? लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट भी बोल सकते हैं आप लघुत्तम को, या लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्यादा यूज होता है। और एच मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। तो ये अपन बाकायदा अपन पढ़ेंगे क्योंकि ये तो सबने पढ़ा होगा, आप किसी भी ब्रांच से रहे होंगे, आपने कभी कभी ये पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अपन ये पढ़ेंगे एग्जाम के सिचुएशन में। इसमें आप एक चीज पढ़ेंगे, सरलीकरण। बहुत पढ़े होंगे आपने, 5वीं या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक पढ़ा होगा आपने। इसके बाद आपकी आएगी क्या, प्रतिशत, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका अनुपात और समानुपात। इसके बाद आपका आएगा क्या, ज्यामिति, थोड़ी थोड़ी ज्यामिति आएगी आपकी। इसके बाद आपका आएगा क्या, लाभ, हानि। इसी में आपका सब आ जाएगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये सब आ जाएगा, बट्टा वगैरह इसी में। ठीक है, सरल है, ज्यादा आप बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्षेत्रफल, इसमें 2D और 3D पूछी जाएगी, ठीक है। ये अपन पढ़ेंगे कि 2D 3D क्या होता है, ये सब। इसके बाद आपकी आएगी सांख्यिकी।
ये कॉमर्स वालों के लिए हेल्प करेगी शाम की, क्योंकि वो लोग पढ़ते हैं और मैथ वाले भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि मैथ वाले नहीं पढ़ते। मैथ में भी आपको शाम की में माध्यमंदी का बहुलक, ये विज्ञान के बारे में बहुत आपने पढ़ा होगा, कॉमर्स वालों ने भी पढ़ा है माध्यमंदी का बहुलक कैसे निकालते हैं। अब हम थोड़ा सा चीजें और डिटेल में समझेंगे, ठीक। अब इसमें क्या है, आपका एक आता है अलजेब्रा, ठीक है। इसमें आपकी एक नॉर्म हुआ भाग। अब कुछ टॉपिक इसमें रह जाएंगे जो यहाँ पर देखेंगे, लेकिन वो मैं कराऊंगा, क्योंकि पिछले साल का मुझे गणित का पेपर मिले हैं, तो मुझे कुछ यही टॉपिक के क्वेश्चन उधर मिले थे, एक तो टॉपिक के क्वेश्चन उधर मैं करा दूंगा, ठीक है ना। आप टेंशन ना लें, इसमें आपके वर्ग ये सरलीकरण में आ जाएगी सब, इसमें क्या संख्या पद्धति, ये कुछ कॉमन चैप्टर है, आपने पढ़े हैं इससे पहले कभी ना कभी। तो ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका सिलेबस होगा, ये आपको चीजें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़नी है, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, आपको अंकगणित, अंकगणित, संख्या, श्रेणी, ये पढ़नी पड़ेगी आपको। इसमें आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, एक आता है डेटा सफिशिएंसी, इसमें आपको पढ़नी पड़ेगी क्या, आयु से संबंधित कुछ क्वेश्चन, आयु से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और देखो ये शाम की वगैरह हो गई, ये सोच जाएगी आपको क्वांटिटेटिव में आपको कुछ इतने आयु के टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका क्या है, जनरल टेस्ट का सिलेबस, ठीक है ना। अगर आप लोग साथ साथ लिख रहे हो, आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा है या नहीं, पहले तो ये बताओ। दिख रहा है सर। ओके, ठीक है। तो ये देखो अपन ने क्या किया है, इसका कुछ सिलेबस जनरल टेस्ट का कुछ पिछले साल के पेपर मिले थे, तो उससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकाला है कि अगर ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सीयूटी की वेबसाइट पर अभी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको ये नहीं बताया कि आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा या आपको राजनीति विज्ञान भूगोल, ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं बताया उसमें। आपको ये बताया कि जनरल नॉलेज बस। आप इसके अंतर्गत अपन ने ये देखा कि ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो ये लगभग इस साल आने की भी संभावना है कि नहीं, तो ये अपन ने देखा। तो ये जनरल टेस्ट का सिलेबस है। अब आपको क्या है कि देखो इधर जनरल नॉलेज में क्या रहता है आपका कि आप पढ़ के भी जाए, क्या पता वो चीज ना है कि नहीं, लेकिन यहाँ क्या रहता है, ये चीजें आपकी आती ही आती हैं, ठीक है ना। और न्यूमेरिकल एबिलिटीज ये भी आई और ये भी आई, बस आपका क्वेश्चन का जो डेटा है वो बदल जाए, लेकिन पैटर्न आपका यही रहेगा। लेकिन अब आप इतिहास को पढ़ने बैठे तो इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो एक साल में पूरा इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे, इतना बड़ा सिलेबस है, ठीक है ना। तो अपन की गहराई में आने लगभग इसके 10 से 12 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अगर वो आपने कभी पढ़े हैं कहीं ना कहीं तो वो आपसे बच जाएगा, ठीक है। और ये जनरल मेंटल एबिलिटी, ये तो आपके 10-12 नंबर के एग्जाम में देखने को आपको मिलेगी। हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आएंगे, कुछ टॉपिक से ज्यादा भी आ सकते हैं, कुछ टॉपिक से कम भी आ सकते हैं। आपको एक बात याद रखना है
कि सबका पेपर एक साथ नहीं होगा, किसी के में क्वेश्चन कुछ और आएंगे, किसी के में कुछ और आएंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी कि ये जो पैटर्न है सिलेबस वो कॉमन रहेगा। आप चाहे मैथ के हो, चाहे आप साइंस के हो, और आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब आपको कॉलेज मिलेगी। अगर आप इनके बिना सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो पता चले क्या होता है, आपकी एग्जाम वो तो फिर निकल नहीं। अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, जैसे हिंदी आपको कितने क्वेश्चन अटेंड किए, तो कितने आपने गलत किए, तो कितने नंबर आपके होंगे, तो ये सारी चीजें मैं बता दूं। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल एबिलिटीज में आपको ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इन टॉपिक से संबंधित। ज्यादा आपको जानकारी ना हो, लेकिन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो आपके बारे में कि अंकित मूल्य क्या होता है, समय और कारण कैसे प्रश्न आते हैं, तो ये सारी चीजें हम नॉर्मली पढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ आपने 10वीं में 8वीं में 9वीं में पढ़े हैं आपने। सरलीकरण भी कुछ कुछ पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं बिल्कुल है कि नहीं। नंबर सिस्टम भी आपने पढ़ा है। आप लगभग लगभग आपने चीजें थोड़ी 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 कहीं ना कहीं पढ़ी जरूर है, इतना मुझे पता है। आपने इतिहास भी बहुत पढ़ा है, छठवीं से आप लोग इतिहास पढ़ा था, पढ़े जा रहे हो, छठवीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। राजनीति विज्ञान भी आपने पढ़ी है, लोकतंत्र क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, भारत का संविधान क्या है, ये पढ़ा है आपने कहीं ना कहीं। भूगोल भी आपने पढ़ा है कि भारत में कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी नदी कहां से जाती है, ये भूगोल कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। अर्थशास्त्र में भी आपने पढ़ा है 9वीं 10वीं में जब आप रहे होंगे, है कि नहीं। और जो 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सब में कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी होंगी कि खरीफ की फसल कब होती है, रबी की फसल कब होती है, भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं, है कि नहीं, कौन सा मानसून वर्षा कराता है, ये सारी हम इनमें चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र में भी, है कि नहीं। मानसून वगैरह भूगोल में आपको पूछा जाएगा। अब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं सुने तो एक मैं मतलब आपको बता देता हूँ। एक इसमें टॉपिक और जोड़ लेना हम लोग, क्या विविध। देखो एग्जाम में क्या होता है, ये विविध, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये तीन शब्दों का मतलब मैं समझाता हूँ। देखो स्टैटिक जीके का मतलब ये होता है कि ऐसा ऐसी जीके या ऐसा, देखो जीके का पूरा नाम क्या है, जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो ऐसी जीके जो मतलब बदले ना करें, स्टैटिक है। अब जैसे मैं बोल दूं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की, बताओ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे नहीं आप लोगों को पता तो मैं बता देता हूँ, जैसे बाबर है, चलो वो छोड़ो एक। अब जैसे मैं बोलूं कि भारत को आजादी कब मिली, तो 15 अगस्त 1947 को मिली, तो ये स्टैटिक, ये तो कभी बदलेगी नहीं है कि नहीं, तो वो एक स्टैटिक है, स्थिर है। करंट अफेयर्स, करंट मतलब होता है जो चल रही है, ठीक है ना। अभी जो अपने देश में इतने सारे सम्मेलन होते हैं, कोई पुरस्कार मिला किसी को, आज ऑस्कर अवार्ड मिलता है, भारत रत्न मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, तो ये करंट में जो चीजें चलती रहती है उनको बोला जाता है करंट। अब विविध, अब विविध में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बोलूं आपसे कि विविध मतलब होता है, कहना चाहिए आपसे कि जो प्रथम होते हैं और जो अंतिम होते हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो अपन बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी विविध, विविध के अंतर्गत कभी कभी आप सीधे सीधे क्वेश्चन देखेंगे, जैसे एग्जाम में आ जाएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप नाम लेंगे इंदिरा गांधी का, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो अपन ये विविध में चर्चा करेंगे। अब आपको एक बात याद रखनी है, आपको मेरे से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी 50 दिन, ठीक है ना। कितने दिन, 50 दिन आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस आपको देखो, ये ओनली जनरल टेस्ट का सिलेबस है।
अभी हिंदी का सिलेबस भी आप देखोगे तो वो भी बड़ा है अपने आप में। तो ये लगभग आप ये मान के चलो कि कम से कम 6 महीने के सिलेबस होते हैं, तो जो आपको 50 दिन में होंगे, ठीक है। तो आपको मेरे से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको मटेरियल आपको दूंगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, बस मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे, चीजें आपको होती रहेंगी, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, सबको आराम से हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द का मतलब समझ में आया बच्चे, स्टैटिक, करंट और विविध, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस जनरल टेक्स्ट का होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं? आ गई भैया समझ में। ओके, अब मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, अब आप भी देख रहे हो कि कितना बड़ा सिलेबस है कि नहीं? छोटा कोई सिलेबस है नहीं कि पता चले आप एक महीने में कर, एक महीने में सिलेबस ना हो पाएगा कभी। हम बात ये है कि आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़कर, क्योंकि देखो डिटेल में पढ़ोगे एग्जाम में कभी सिलेबस ना कर पाओगे। 50 दिन में कुछ नहीं होता, हम सही बताएं आपसे, कुछ भी नहीं होगा 50 दिन। अब जनरल टेक्स्ट की सिलेबस हो गया है, आप लिख लेना, ठीक है। अब आता है बच्चे आपका क्या, हिंदी का सिलेबस। देखो जो बच्चे सीयूटी है उसने हिंदी का सिलेबस आपको ज्यादा डिफाइन नहीं किया उसने कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हम उसमें कुछ हिंट दी हैं, तो उन हिंट के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। जैसे आपका इसमें पहला टॉपिक आपका दिया है क्या, हिंदी भाषा का विकास क्रम, ये आपको अपन समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। आप देखोगे, आपने ऐसा नहीं पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपको एग्जाम में कैसी चीजें पूछी जाती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हिंदी भाषा का विकास क्रम है। दूसरा आपको क्या दिया है, हिंदी की आपकी यहां से फिर व्याकरण शुरू हो जाती है, तो हिंदी की आपकी व्याकरण क्या होगी, आपकी इधर से शुरू होगी। तो आपकी इधर आएगी क्या, वर्णमाला, ओके। वर्णमाला के स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, तो अपन ये सारी वर्णन बाकायदा चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। कभी आपकी क्लास में पीपीटी के माध्यम से लूंगा, क्योंकि कुछ चीजें आपको डायग्राम से समझ में आएंगी, वो मैं समझा नहीं सकता, तो मैं डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये आपकी वर्णमाला होगी। इसके बाद आपका शुरू होता है क्या, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपको शब्द विचार, शब्द विचार। अब शब्द विचार में भी आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्या, इसमें उपसर्ग, प्रत्यय और अन्य चीजें भी आते हैं। इसमें आप और भी सिलेबस को लिख सकते हैं क्या, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है ना। ये आप देखो। चौथा आप क्या लिख सकते हैं, संधि और समास। पांचवा लिख सकते हैं कारक। छठवा आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कुछ, इसमें आप देखो ये बहुत सारे इधर आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये तो इधर आपके 1 2 3 4 5 6 चीजें तो आपके इधर में नहीं कवर कर दी। और आपकी कुछ क्या होती है, कुछ रचनाएं जो बहुत सारे कवियों की होती है कि नहीं, कुछ रचनाएं जो महाकवियों ने, ठीक है। तो ये
इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, हिंदी, हिंदी का संविधान में वर्णन, ये आ जाएगा। हिंदी की बोलियां, ठीक है ना, ये आ जाएगा एग्जाम में, आ जाएगा क्या आपकी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और भी आपके होते हैं क्या, चिन्ह, और आपकी होती है क्या, शुद्ध वर्तनी, ठीक है ना। 12वें में आपकी क्या जाएंगे, गद्यांश और पद्यांश, ठीक है ना। तो ये कुछ मोटा मोटा सिलेबस हिंदी का मैंने बना दिया। इसमें आपके कुछ और आपके टॉपिक ऐड हो सकते हैं क्या, हिंदी हो गया, वर्तनी, और आपके क्या हो जाएंगे, हाँ एक आप क्या है क्या, इसी में आएंगे आपके क्या, चिन्ह में आएंगे, यौगिक शब्द, रूढ़ शब्द, तो ये आपके इसमें आएंगे। तो ये आप नोट कर सकते हैं हिंदी का कुछ सिलेबस, और भी कुछ चीजें हैं इसमें, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलो आपको कि इसके आपको 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 40 क्वेश्चन में आपके हर टॉपिक से लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा आपको इधर से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको इधर से क्वेश्चन। हाँ एक चीज और है, इसी में आप लोग जोड़ लेना समानार्थी, विलोम, ये बहुत बहुत एग्जाम में चले, बहुत, मतलब ये मान के चलो आप कि 2 क्वेश्चन तो इसके मिलेंगे, 2 क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आप मान के चले। तो इधर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इधर देखो हिंदी आपको याद करने का सब्जेक्ट है, कुछ कुछ चीजें याद करने लायक, ठीक है ना। तो मैं बताऊंगा आपको कि क्या करने वाली है, आपको याद करने वाली है और कुछ समझने वाली है, तो वो अपन समझते जाएंगे। तो ये हिंदी भाषा का विकास करें, और इसमें आपको देखना बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हाँ एक चीज और भूल गया, रस, छंद, आप लोग याद ये छंद, अलंकार, तो ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख रहे हो कितना बड़ा सिलेबस आपको सामने हो गया, जनरल टेस्ट का भी सिलेबस, इसका भी सिलेबस। लेकिन आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप 50 दिन बस अच्छी मेहनत कर लो, इसके बाद आपका कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए आपको जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे वो जरूरी है, ठीक है ना। आपको मटेरियल सारा मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं हिंदी के सिलेबस को रफ कर दूं, बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो या क्लास के बाद अपडेट हो जाएगा आप। और एक इम्पोर्टेंट चीज याद रखना, जब भी क्लास अपनी खत्म होने वाली हो ना, तो आप मेरे से बोल दिया करो कि भैया रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर वो भूल गया तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी लास्ट में, ठीक है ना। तो वो आप बता देना, ठीक है। तो ये रफ कर दो ना, और कुछ चीजें अगर रह जाएंगी तो वो अपन कर लेंगे, ठीक है। देखो ये जो हिंदी है, वो जो जनरल टेस्ट है, वो सबके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मैथ वाले के लिए अलग पढ़नी पड़ेगी और कॉमर्स
अलग पढ़नी है, ये भ्रम आप छोड़ दो बिल्कुल भी। आपको मैं इसीलिए वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बिल्कुल नया है। देखो आपने चीजें पढ़ी तो है, लेकिन वो आपको एग्जाम में कैसे पूछी जाती है वो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों से भी बोल सकते हैं, अगर जो पढ़ने के लिए इच्छुक हो तो आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो सिलेबस समान है, आप कुछ अलग से नहीं पढ़ रहे। हाँ अब थोड़ा सा बात आती है क्या, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि एग्जाम में जैसे मान के चलो आपके जनरल टेस्ट की बात करते हैं, यही पैटर्न सामने रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलो बच्चे इसके 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 प्रश्न आपको हल करने हैं, ठीक है। अब 50 प्रश्न आपको हल करने हैं तो अब क्या होगा देखना, 50 प्रश्न हल करने हैं आपको, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो टोटल आपके पास कितने हो गए बच्चे, 250। इतने में आपका पेपर होगा। अब क्या होता है, जैसे आप एग्जाम देने गए, इसमें आपके लिए चॉइस नहीं थी, आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 में से आपको 50 करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में क्या होगा कि एग्जाम में आपको ऑनलाइन एग्जाम होना है कंप्यूटर के माध्यम से, तो आप जितने क्वेश्चन सिलेक्ट करते जाओगे तो ऊपर आपको लिखता मिला रहेगा आपको। जैसे आप एक क्वेश्चन अटेंड किए तो ऊपर लिख जाएगा कि आपने एक क्वेश्चन अटेंड किया, दूसरा मतलब आपने 10-12 क्वेश्चन अटेंड किए तो उधर आपका शो होने लगेगा कि आपने 4 क्वेश्चन अटेंड किए, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, तो आपको 60 में से 50 करने हैं। अब क्या होता है बच्चे आपका कि 50 प्रश्न आपको करने, एक प्रश्न 5 नंबर का। अब 50 पर 60 में से आपको 50 तो बनेंगे नहीं, या मान के चलो आपसे जितने भी आते हैं तो आप एक बात याद रखना कि तुक्के कम आना, तुक्के के भरोसे नहीं रहना, क्योंकि क्या होगा, अब देखो तुक्का, अब गलत होने का क्या नुकसान है, अब देखना इधर 50 क्वेश्चन आपके, ठीक है। अब 50 क्वेश्चन में आपसे क्या होता है कि जैसे मान के चलो आपने 30 सही किए, कितने क्वेश्चन आपके, 30 सही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको 30 सही क्वेश्चन किए तो एक बार क्वेश्चन के हिसाब से 5 नंबर, तो क्या हो जाएगा 150 अंक होंगे, ये सही होते हैं, ठीक है। आपने 30 सही की, एक क्वेश्चन के 5 नंबर तो 150 अंक आपको सही हो गए। अब आपने क्या किया, 30 में से 30 सही हो गए, अब आपने एग्जाम में 40 प्रश्न अटेंड किए थे तो आपके क्वेश्चन गलत कितने हुए, 10। अब 10 क्वेश्चन आपने गलत किए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने इधर लिख देता हूं, जैसे आपने 40 प्रश्न पेपर में हल, ठीक है। अब 40 आपने पेपर में हल किए तो उसमें से 30 तो आपके सही हो गए, तो 30 में सही के हिसाब से 150, ठीक है। अब आपने 40 में से 30 सही हो गए तो 10 गलत किए आपने, 10 गलत किए तो एक गलत प्रश्न पर कितना नंबर कटता, 1 नंबर, तो 10 नंबर इसमें से आपके माइनस हो जाएंगे जो सही आपने किए थे, तो आपके बच्चे 140 नंबर आपको मिल जाए। अब इसके बाद क्या होता है, 140 अंक आपको मिल गए। अब क्या होगा कि जब एग्जाम होने के बाद जब आपको क्या होता है, ये तो बाद में आपको पता चलेगा, लेकिन एक अपन अनुमान लगा सकते हैं, जब आपकी आंसर शीट आएगी तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने 40 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से मेरे 30 सही थे और 10 गलत थे, तो मेरे 140 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद एक और प्रक्रिया आती है जो ऑनलाइन एग्जाम में होती है, नॉर्मलाइजेशन। ये प्रक्रिया होती है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसमें देखा आप कि किसी का पेपर टफ होता है, जैसे मान के चलो आप लोग जितने स्टूडेंट
ऐसा तो नहीं है कि हर दिन सब एक दिन सबका एग्जाम हो, तो सारे स्टूडेंट डिफरेंट टेस्ट पर भी अलग अलग दिन किसी का होगा। अब पता चले कि किसी दिन का कठिन पेपर है, सरल पेपर है, तो कठिन वालों के लिए तो ज्यादा नंबर वो ला ही नहीं पाए, और सरल वाले क्या हो गए, ज्यादा नंबर ले आए। तो नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि जो जिनका पेपर कठिन आया था उनको नंबर 2-5 नंबर जितने नंबर भी हो तो वो बढ़ा देते हैं कठिन की वजह से, और जो सरल वाले होते हैं उनके कुछ नंबर घट जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं कि कितने नंबर घटा बढ़ाने हैं, कितने नंबर घटाने, तो नॉर्मलाइजेशन होता है। तो ये आपको समझ में आया कि 30 प्रश्न आपके सही थे तो 150, और 10 गलत थे तो आपको 140 नंबर मिलने चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो 150 भी हो सकते हैं और 130 भी हो सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी देखने को उधर मिलेगी, ठीक है। यही आपका पैटर्न हर टेस्ट में रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये जनरल टेस्ट है। ये आप एक मैंने सब्जेक्ट को बताया तो आप ये सारी चीज समझ सकते हैं। अब तीसरी चीज क्या आती है, अब इस बैच में क्या करते हैं अपन, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस बैच में क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो इस बैच में क्या होता है कि देखो आपकी 3 सप्ताह है, ठीक है भाई, ये तो है। अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्लास का, प्रत्येक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। अब 7 दिन में आपकी क्लासें रहेंगी, वो 7 दिन ही रहेंगी। बस संडे जो रहेगा उसमें आपको लिए मैं क्या करूंगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा हर संडे को, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो 6 दिन लगातार कक्षा लगेगी। इसका टाइम टेबल आपको मिल जाएगा, मैं सोच रहा था आप लोगों से पूछ के टाइम टेबल बनाऊं तो सही रहेगा, फिर आपको ज्यादा परेशान नहीं होना। आपको जो टाइम टेबल दिया रहेगा और नोटिफिकेशन मिलेगा आपको क्लास से पहले, ग्रुप पर भी मैं मैसेज डाल दिया करूंगा, ठीक है ना। तो 6 दिन आपकी क्लास रहेगी और संडे को बच्चे आपका क्या रहेगा, टेस्ट। क्योंकि इससे क्या रहेगा, आप पढ़ते तो जाएंगे 6 दिन लगातार, आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। क्योंकि आपको एग्जाम में प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, तो हर संडे को आपका टेस्ट होगा। अब वो टेस्ट कैसा होगा वो आपको उधर पता चलेगा, ठीक है ना। कि आपका जो आप एक सप्ताह में पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा, और पिछले साल के कुछ क्वेश्चन आपको उधर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको संडे को लेक्चर। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं देख पाता, मुझे तो ये लगता है कि आप लाइव क्लास देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास देखने से आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास एक ऐसी क्लास होती है, इसमें स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो सोच ले कि मुझे पढ़ना है तो वो पढ़ लेगा, तो अगर कोई सोचे कि अरे हो गया तो वो हो ही जाता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि लाइव क्लास ही लें, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास क्या पता कभी रिकॉर्डेड ना हो पाई सर्वर की वजह से, और ऐसा कुछ इशू हो सकता है तो वो आपका पूरा मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लाइव क्लास अटेंड करें, और क्या होता है कि अगर आप कभी लाइव नहीं कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? हाँ ओके, तो ये आपको ये शेड्यूल रहेगा। अब आप लोग बताओ, क्योंकि देखो एक दिन में मैं कम से कम 2 घंटे की क्लास लूंगा। अब चाहे वो आप लोग रेगुलर बोलो या आप लोग जैसा भी अगर बोलो, बीच में थोड़ा सा गैप देना हो तो गैप के लिए बताओ, जैसा आप लोगों को लगे वैसा बताओ। सुबह का टाइम बताओ कि क्या सूटेबल रहेगा सबके लिए, बताओ। हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ तुम लोग, और सुनो 1 मिनट, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। 2-3 दिन, 2 दिन आपकी ये डेमो क्लास रहेंगी, ठीक है ना। तो 2 दिन के बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको पढ़ना है
या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। 2 दिन आपके लिए मैं डेमो क्लास दूंगा, कल और परसों। संडे है कल, तो संडे को भी क्लास ले लूंगा कल और परसों, ठीक है ना। तो 2 दिन आपके लिए डेमो क्लास रहेगी। उसके बाद आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, क्या मतलब बैच के लिए क्या वो रहेगा, तो आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, ठीक है ना। और अगर कोई दिक्कत हो, जब से क्लास शुरू हुई है उसमें कोई समस्या आई हो, कहीं कोई चीज समझ में ना आई हो, तो वो अभी बताओ। बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत आई हो तो बता दो। हिस्ट्री पढ़ा है भैया, बट क्या पढ़ा रहे ये पता नहीं है। कोई बात नहीं शिवम, अपन आराम से पढ़ेंगे। देखो, एग्जाम एग्जाम निकालने का एक अच्छा वो रहता है कि आप क्या करें कि उन सब्जेक्टों को पकड़ें जो जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। अब जैसे जी जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज अपन थोड़ा सा सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज का भरोसा नहीं रहता कि क्या पूछ दे, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि क्या रहेगा, तो जनरल टेस्ट है उसमें जो जनरल नॉलेज है वो थोड़ा सा अपन बाद में पढ़ेंगे। कुछ इस साइड के जो सब्जेक्ट है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एबिलिटी, ठीक है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो इनसे आप देखोगे इनसे क्वेश्चन आपको उधर मिलेंगे। बस आपको ये है कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट वही रहेगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है ना। आप बाकायदा पढ़ें 50 दिन, इसके बाद आप देखेंगे कि आप जो चीज खुद नहीं कर सकते थे वो आपने इधर की, ठीक है ना। और बताओ कोई दिक्कत? अब बताओ क्लास की टाइमिंग का बताओ, आप लोग क्या बोल रहे हो? रवि तुम पहली बार जुड़े हो मेरे से, है ना? हाँ। क्या है, ये लोग तो पढ़ते रहते थे मेरे से, संजू और ये शिवम लोग, तो इनको पता है कि नहीं? कोई बात नहीं, हम्म। लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ट्राई कीजिए। टाइमिंग ये सही रहेगा या नहीं बताओ, 8 से? और आपके जो दोस्त हों उनसे आप बोल सकते हैं। देखो रात में तो यार पॉसिबल नहीं हो पाएगा शिवम, रात में मुश्किल है, क्योंकि रात में क्या है कि जो गांव वगैरह होते हैं ना, उधर बच्चे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो आप दिन में कीजिए बढ़िया, सुबह उठ के मेरे साथ 2 ढाई घंटे का, जितनी घंटे की क्लास रहेगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग का क्या बोल रहे हो शिवम? यार मैसेज पर बात ज्यादा तो, और जो आपके दोस्त हों उनसे आप बोल सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है ना। इन सब्जेक्टों में ऐसा नहीं है कि मैथ वाला नहीं पढ़ सकता है या कोई भी, ये सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे आपके। तो अपन कल से मिलते हैं 8 बजे, ठीक है ना, इसी टाइम पर। कल अपन कुछ ओके। कल अपन कुछ अच्छा सा शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए। आज मैं इसीलिए थोड़ा सा सिलेबस के बारे में तुमको चर्चा की है, ठीक है ना। अभी मैं, देखो क्लास में आप क्लासरूम देखते जाइए, और मैं आपको पीडीएफ सेंड कर, पीडीएफ भी आपको इधर मिलती जाएगी, ठीक है ना। आपके स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो आज का जो सिलेबस है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बट वो इंग्लिश में है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर कुछ इंग्लिश में दिक्कत आती है तो आप बढ़िया इस ऐप पर आप बात कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। या आप कभी कॉल पर भी बात कर सकते हो, दिक्कत होती है तो।
ठीक है। तो अपन कल मिलें फिर इसी टाइम पर। ओके। ओके, ठीक है, आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं।